और मैं देख रहा था कि जब ईशान भाई यहाँ पढ़ रहे थे तो कितने मोबाइल इन्हें शूट करने में लगे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मोबाइल के कारण बहन जी कितनी इंडस्ट्रियां खत्म हो गई। इस मोबाइल के कारण घड़ी खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कैलेंडर खत्म, डायरी खत्म, पेन खत्म, कंपास खत्म, रेडियो खत्म, आदमी का सुख चैन खत्म। और अगर किसी के मोबाइल का पासवर्ड उसकी पत्नी के हाथ लग जाए तो आदमी खत्म। हाँ, हमारे मंच के एकमात्र कुंवारे कवि थे ईशान भाई। मैं तो ईशान भाई से कह रहा था, ईशान भाई अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, अपनी शादी में कवि सम्मेलन जरूर करवाओ, कम से कम 10 कवियों से काव्य पाठ करवाओ। दुल्हन ने पूरा कवि सम्मेलन सुन लिया तो जीवन भर साथ देगी और भागनी होगी तो पहले भाग लेगी, सारा रिस्क कवर हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया, मैं बधाई देता हूं। और क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। कई तरह की बातें ईशान भाई ने की, वो नेताओं की बात भी कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं, एक नेता का कार्यकर्ता बड़ा रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी नेताजी निपट गए। मैंने कहा हुआ क्या? तो उसने जो बात बताई वो 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हाथों को खोलिएगा चौथी पंक्ति पर कि खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, खत्म अपने सारे ही सहारे हो गए, नेताजी आसमान के सितारे हो गए, पत्नी के करवा चौथ के बैठे थे भरोसे, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए, छोड़ी दवाई राम जी को प्यारे हो गए। और ऐसे ऐसे नेता हैं भाई साहब, मैं बताऊं, जो जन्मदिन मनाने लंदन जाते हैं, कपड़े सिलवाने जर्मनी जाते हैं, इलाज करवाने अमेरिका जाते हैं, मसाज कराने बैंकॉक जाते हैं और नाक कटवाने भारत आ जाते हैं। बात पहुंच गई आप तो एक बार तालियां बजा दो जरा। मैं अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, भाई विनोद पाल लाफ्टर चैंपियन हमारे बीच में है, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं 4 पंक्तियों से कि कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, कलमकार विपरीत दिशा के बहते हैं, परिवर्तन का नायक हमको कहते हैं और घोर निराशा के इस युग में उठा कलम हम आशा के दीप जलाते रहते हैं। आशाओं का एक दीपक लेकर करें आप सबके सामने लाफ्टर चैंपियन विनोद पाल, दोनों हाथ उठाएं, जोरदार तालियों में तब्दील करें विनोद पाल। मैं दिल्ली से आया हूं और दिल्ली के हाल इस वक्त आपसे छुपे नहीं है भाई साहब। हम इसलिए अलीगढ़ आ गए कहीं हम भी जेल में न चले जाएं। आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो मुझे लग रहा आप भी समर्थक हो उसके। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। क्या हो गया? अच्छा भाई तुझे ही बढ़ानी पड़ेगी, मेरी इतनी ही है। हो गया? अब आ रही है भाई साहब? पीछे तक आवाज आ रही है? बीच में मानव राणा सोम जी बैठे हुए हैं। भाई साहब नमन करता हूं आपको, अलीगढ़ के इतने बढ़िया कवि हैं। मेरा यहाँ की कमेटी से और जो अपनी सोसाइटी है उससे मेरा एक निवेदन रहेगा कि बाहर की तुलसियां बाद में पूज लेना, अपने घर के पीपल का भी सम्मान करें। जो आपके अपने क्षेत्र का कवि हो उसको भी मंच पर मौका दें। मैं चाहूंगा मानव भाई आप यहाँ पे आएंगे और मेरी जगह पे आके बैठ जाएंगे आप यहाँ पर। ये बहुत एक बार जोरदार तालियां उस व्यक्ति के लिए जो समाज में। आइए भाई साहब, मानवेंद्र प्रताप सिंह जी सामने हमारे बैठे, मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो। राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और रसिक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद तो कुएं में से आवाज आई विनोद। रसिक जी ने अपना नाम लिया रसिक गुप्ता तो कुएं में से आवाज आई रसिक गुप्ता। मैंने मानवेंद्र जी का भी नाम लेके देखा तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। भाई साहब मुझे टेंशन हो गई, इतने बड़े व्यक्तित्व का नाम कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो मैंने बगल में एक बाबा थे, मैं बाबा के सामने हाथ जोड़ के पूछा, बाबा क्या गलती हो गई? हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब हमने मानवेंद्र जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, रसिक गुप्ता का जवाब हो सकता है, मानवेंद्र जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो मैं शुरू होना चाहता हूं सर कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं। हालांकि जो कोने में महिला बैठी है
2 कवि पूरे पढ़ लिए पर अगली ने सुना भी नहीं एक को भी, ना ही ताली बजा रही है भाई साहब। और ऐसी एक महिला हमें हर मंच पे मिल जाती है। पिछले दिनों नारनौल में कवि सम्मेलन करने गया हुआ था, सामने एक महिला बैठी हुई भाई साहब, मैंने कविता सुनाई, गद्य सुनाया, पद्य सुनाया, पर अगली ताली बजा के ना दे। आखिर में मैं नीचे उतर के गया, और मैं पैरों में पड़ गया। मैं कहा बहन जी अब ताली क्यों नहीं बजा रही? बोली तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। और इन महिलाओं का ऐसे ही है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंका। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। ये सारी बहुएं हंस रही हैं, इनको आगे चुटकुला सुनना भी नहीं है, ये तो इसी चीज में खुश है कि सास खाई में गिर गई। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। मैं सच बतलाऊं, एक दादी बैठी हुई थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रहा दादी एक बार टह बोल दे। दादी ने बोल दी टह, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले। अब दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहा चक्कर क्या है, ये टह क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है? बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी। कह रही क्या कह रही थी? कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा है बोल जा, फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले और हो जाएगी बल्ले बल्ले। मुझे अच्छी तरीके से बात, एक सास अपने पोते को खिला रही थी, हाय मेरा सूरज, हाय मेरा चंदा। इतने में भाई साहब चंदा जमीन पर जाके गिर गया। बहू ने बोला माता जी आज के बाद आप मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी। सास भी कति छटी हुई थी अलीगढ़ की। सास ने बोला ठीक है बहू, आज के बाद मैं तेरे छोरे का हाथ नहीं लगाऊंगी। और तू मेरा विवेक मत छेड़ दिए। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, हालात यहीं से बिगड़े पड़े हैं। कहीं पे भी कोई भी स्थिति कह लो, हमारी तो कोई स्थिति कोई समझता ही नहीं। पर 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं क्योंकि ये पावन मंच है। क्षत्रियों ने इस देश का हमेशा से सुरक्षा का वो भाव दिया। जब इस देश में पुलिस नहीं होती थी तब वो क्षत्रिय होते थे जो इस बात का एहसास दिलाते थे कि बेटा हम बैठे हुए हैं, आप अपना हर त्योहार मनाइए। मैं चाहता हूं आप अपने सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा से सुरक्षा का भाव दिया। कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं। और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं, और ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जो मेरी तरह। मैं बतला रहा हूं इस मंच पर एक व्यक्ति भाई साहब रसिक गुप्ता जी जो इस तरफ बैठे हुए, मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं। जिन महिलाओं को नहीं दिख रहा वो यूं करके देख लीजिए, लाल कुर्ते पजामे। मैं इस व्यक्ति का बड़ा सम्मान करता हूं भाई साहब। मानवेंद्र जी क्यों करता हूं मैं सम्मान? क्योंकि जब ये 10वीं क्लास में थे, ये लड़कियों के स्कूल के बाहर जाके खड़े हो जाते थे। और जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टी होती थी तो भाई साहब कहते थे कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर 2 साल बाद ये कॉलेजों के बाहर जाके खड़े होने लग गए। कॉलेज के बाहर जैसी लड़कियां स्कूल से कॉलेज के बाहर निकलती, भाई साहब फिर बोलते आदत से मजबूर कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। फिर अगले साल इनकी शादी हो गई। घूंघट उठाया और आदत से मजबूर, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ताली तो अब इस बात पे बजा देना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। आइए आदरणीय जी हमारे बीच में आगे, मैं भाई साहब नमन करता हूं। मैं देखिए जो व्यवस्था है वो चलती रहेगी। बस आप विवेक जी आप भाई साहब सामने रहिए ना। हाँ थोड़ा सा दिखता रहेगा तो एक्चुअली में जिसे पेमेंट देनी हो वो गायब हो जाए भाई साहब, हम पढ़ नहीं पाते। हाँ क्योंकि तालियां आपसे क्यों मांग रहे हैं मैं पहले बतला दूं
कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। तो अभी भाई साहब आपने देखा दिल्ली के हालात कैसे हो रहे हैं। अब दिल्ली के हालात ऐसे कि केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी, मानवेंद्र जी, केजरीवाल जी की पत्नी अलमारी खोल रही थी साड़ी देखने के लिए, तभी देखा उन्होंने अलमारी की सबसे नीचे वाली दराज में केजरीवाल जी छुपे हुए। पत्नी ने बोला, स्वामी यहां पे अंतर्यामी बन के आप क्यों छुपे हुए हैं? तो पति ने बोला कि बाहर ईडी मुझे पकड़ने आई है। तो पत्नी ने क्या बोला, शब्द बस आप थोड़े से बदले गाने के, वो समझ लेना। उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश में 4 तरह के व्यक्ति होते हैं भाई साहब। एक वो जो कविता सुनता है, एक वो जो कविता सुन के समझता है, एक वो जो कविता सुनता भी है, समझता भी है और सामने वाले की सराहना भी करता है। पर असली श्रोता वही होता है जो ये सब काम करके एक बार जोरदार तालियां बजाता है। मैं बता रहा हूं, दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़की से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। 4 पंक्तियां सुनाऊंगा भाई साहब, 3 पंक्तियां मेरी और चौथी पंक्ति आपकी। अगर चौथी पंक्ति समझ में आ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। भाई साहब अभी अभी बात याद आई, इन्होंने मुझे बतलाया कि यहां पर लग चुका है कानून और किसी नेता के बारे में नहीं बोल सकते। तो एकदम से मुझे याद आया, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ताली वाली तो बजा दो, लेकिन फिर मैं जेल में जाता अच्छा नहीं लगूंगा भाई। अगर लग गया है तो मैं समझ जाता हूं, क्योंकि इस पंक्ति में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। विनोद भाई अंदर चले जाओगे ना तो जिसके लिए लिखी है उसे सीधा सुना पाओगे। वाह, कोई टेंशन नहीं है। मुझे बस नहीं भाई साहब, मुझे अच्छी तरीके से पता है। केजरीवाल जी जब जा रहे थे ना घर से, तो केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यार वो 3rd डिग्री रिमांड पे लेंगे मुझे, तू बता बच्चे की कोई तरीका है तो बता। तो पत्नी ने बोला, जैसे ही पहले डंडा पड़े एक बार जय श्री राम का नारा लगा देना। मैं बतला रहा हूं आपको कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो जवाब दिया वो 4 पंक्तियों में, 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। चौथी पंक्ति तक समझ जाओ तो बस तालियां बजा दीजिएगा। कि दिल्ली की लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया, मैंने क्यों छोड़ दिया। लड़की ने बोला, भाई साहब देखो ये फ्री में बांट रहा है और इसे पता नहीं है हमारी दिल्ली में एक ने 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री बांटी थी और वो इस वक्त कहां पे है। हाँ, और आपको तो खाने से कोई रोक भी नहीं सकता, आपको खाने से तो खैर सीबीआई वाली भी नहीं रोक पाए। अब सुनिएगा, लड़की ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला। चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। लड़की ने पूछा तूने क्यों छोड़ा, तो लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही, वो तो खांसने वाला। बहुत शानदार सुन रहे हैं भाई साहब। अच्छा मैं बता दूं मानवेंद्र जी, मैं आज यहां पे दूसरी बार आया हूं। मैं अलीगढ़ में आज दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहां के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे 1 घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि अलीगढ़ की पुलिस देती भी है। उन्होंने खाकी कलर के लिफाफे में मुझे पेमेंट दी। अब ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितनी पेमेंट दी है, मैंने लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। मानवेंद्र जी 10,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। तो अब मैं दोबारा कुछ ऐसा नहीं पढ़ना चाह रहा, क्योंकि आज तो पेमेंट भी 10 से कम ही है। हाँ, आइए मैं देखिए, नहीं आप भाई साहब अगर आपके कहने से बढ़ रही हो तो बढ़वा दो भाई साहब, क्योंकि मफत लाल जी ने तो हमको भी मफत का ही समझ रखा भाई साहब, सच बतला दो। आइए मैं पढ़ना चाहता हूं आपके बीच में, क्योंकि ये पूरी वरद यात्रा हमारे को वाहिगुरु भाटिया जी तक करनी है। समय की अपनी सीमा, हालांकि समय की सीमा नहीं रही, अब सीमा तो अब सचिन की होगी भाई साहब।
सन्नी देओल को फेल कर दिया उस लड़के ने। सन्नी देओल तो फिर भी पाकिस्तान गया था खेलने, उनका मार क्या आया, उस अगले ने गेम खेलते खेलते सीमा बुला ली, और अकेली सीमा नहीं बुलाई, सीमा के 4 बच्चे भी आ गए। और वहां के और यहाँ की औरतें कह रही है सचिन के बारे में कि सचिन किसी काम का नहीं, सचिन किसी काम का नहीं। मैं बतला दूं भाई साहब, सीमा भी पेट से है। हालांकि ताली आप अब भी नहीं बजा रहे, मैं सच बतला रहा हूं, और जोर से फिर भी नहीं बजा रहे आप। आइए जितने भी व्यक्ति अंदर आके बैठ जाइए भाई साहब। ताली क्यों बजाएंगे, इसमें इनका क्या योगदान है? हाँ,